तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्लास जब ली थी उसमें हमने अपने टॉपिक को ऐड किया था कहाँ पर, लाइसोसोम पे। लाइसोसोम की डिस्कवरी के बारे में हमने बात करी और हमने आपको बता दिया था कि लाइसोसोम की जो डिस्कवरी है वो एक सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि हम डिस्कवर कुछ और करना चाहते हैं बट बाई चांस डिस्कवरी जो है वो किसी और चीज की होती है। यदि जो इस तरह की डिस्कवरी होती है वो कहलाती है सेरेंडिपिटी। तो ये हमने पढ़ लिया था और हमने ये देख लिया था कि लाइसोसोम की डिस्कवरी जो है वो करी थी क्रिस्टियन डीडियो ने। जी हर्षित बोलिए। वार्म ब्लडेड के लिए कौन सी टर्म दी जाती है सर? वार्म ब्लडेड जितने भी एनिमल होते हैं ना उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमियोथर्म या एंडोथर्म। और जो कोल्ड ब्लड होते हैं उनके लिए यूज करते हैं कोइकिलोथर्म और एक्टोथर्म। वार्म ब्लडेड में आपके पास आता है एप्स और मैमल्स, और कोल्ड ब्लडेड में आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं जैसे एम्फीबिया हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स बाहर टेम्परेचर कुछ और है बट इनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके लिए ये दो तरह के प्रोसेस यूज करते हैं। एक होता है शिवरिंग और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परस्पायरेशन। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, तो जैसा बाहर टेम्परेचर रहेगा वैसा ही इनके बॉडी का अंदर टेम्परेचर रहेगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए ये एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये अपने हैबिटेट को बदलते हैं। जैसे क्रोकोडाइल की बात करें, जब टेम्परेचर बहुत डाउन होगा तो ये क्या होगा, सनलाइट में आ जाएगा। जब टेम्परेचर रेस करेगा तो ये वाटर के अंदर चला जाएगा। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, कुछ और तरीके से शो करते हैं। जैसे एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है समर स्लीप और एस्टिवेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। क्या उल्टा बोला मैंने? हाइबरनेशन हाँ मतलब जी होता है सर, विंटर हमें स्लीप। हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। ठीक है जी। हाँ जी, सारी का कोई डाउट है क्या, बोलो। सर जो आपने सुबह सुबह आज गोल्गी अपरेटस करवाया था, जिस तरफ आपने ट्रांस स्पेस बताया था ना, उस तरफ से स्पेस दिखा रखा था नेट पे। नेट पे दिखा रखा था? एनसीईआरटी को देखा था? नो यस सर। हाँ, तो एनसीईआरटी में क्या दिखा रखा है? सर से स्पेस दिखा रखा। हाँ, तो जो हमने बताया था वो चीज सही दिखा रखी है, मतलब एनसीईआरटी में है। सर भी ट्रस्ट ऑन यू। हाँ, तो मैं एनसीईआरटी पे भरोसा करता हूँ, इसलिए आप लोग मुझ पे भरोसा कर लें। बाकी एक बार अगर जो आप कह रहे हो सारी का ठीक है बेटा, तो मैं इसको एक बार फिर से एनसीईआरटी में देख लूंगा और कोई अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको करेक्ट करा दूंगा। लेकिन जहां तक मैंने कराया है वो करेक्शन है, मेरे हिसाब से वो ठीक है। ठीक है, बाकी मैं उसको एक बार एनसीईआरटी से और टैली कर लूंगा। ओके मेरे सर। हिसाब से वो टॉपिक ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की यदि हम बात करेंगे तो लाइसोसोम की डिस्कवरी वगैरह हम लोग देख चुके हैं। अब जो लाइसोसोम है, जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम तो होता नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, उनके बीच में स्पेस देखा जाता है और इस स्पेस को बोलते हैं पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। तो एक हम नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं। इन प्रोकैरियोट्स इन प्रोकैरियोट्स lysosome is absent, but they have perimembranous space between cell wall and plasma membrane। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर स्पेस देखा जाता है।
और ये स्पेस क्या कहलाता है? पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस। पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस ये कहाँ पर है? सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है। और इसमें क्या होता है? इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसलिए जो लाइसोसोम है वो किस काम आता है? लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया की हम बात करेंगे तो उनके अंदर सब्सटेंस का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? वो होता है पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस की। अब हम आगे बात करते हैं, यदि जो लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो है इसमें क्या होता है? ये डिफरेंट स्टेजेस शो करता है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेज शो करेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर शो करेगा, इसलिए लाइसोसोम को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। लाइसोसोम है ये हमारा पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। हाँ जी हर्षित बोलिए। सर ये डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं, दो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपका एक हो सकता है ये सुक्रेज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो होते हैं, जैसे माल्टेज हो गया, बहुत सारे डाइजेशन एंजाइम हैं, तो उनमें से कोई भी हो सकता है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसको हम बोल सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे ना, जब जैसे अभी मैं आगे इसको बताऊंगा यूकैरियोटिक को, तो वहां पर मैं एंजाइम के नाम भी आपको बताऊंगा। आगे देखिए, तो मैंने आपको ये बताया कि जो लाइसोसोम है ये अलग अलग स्टेज शो करता है, और जो स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टेजेस शो करे उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। लाइसोसोम लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। इस वाले चैप्टर में ना टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है, और सीधी सीधी टर्म आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है बिकॉज इट शो डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि ये अलग अलग स्टेज शो करता है, which is called polymorphism। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल बोला जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अलग अलग स्ट्रक्चर शो करना। और लाइसोसोम जो है ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ है। लाइसोसोम is made up of single unit membrane। तो ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना है, ठीक है। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना है, और ये मेम्ब्रेन कैसी है? विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा होगा, और यदि नहीं जानते हैं तो बता दीजिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल को अंदर जाने थे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके बाद आगे यदि देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सब्सटेंस देखा जा रहा है वो सारा सब्सटेंस कहलाता है मैट्रिक्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दी
ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब होता है substance inside the membrane of lysosome is called मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? उस सबको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें रहेंगी? मैट्रिक्स के अंदर आपका रहेगा लगभग 40 to 50 डाइजेस्टिव एंजाइम, अराउंड 40 to 50 डाइजेस्टिव एंजाइम, लगभग इसमें 40 से 50 डाइजेस्टिव एंजाइम देखे जाएंगे, ठीक है जी। ये होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये करते क्या है? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं। ये सब करेंगे क्या? दे डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं। और ये जो एंजाइम है ये सारे के सारे कब एक्टिव होते हैं? ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। इसलिए इन सारे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? जो एसिडिक पीएच पर एक्टिव हो एंजाइम, उस पीएच को, उस एंजाइम को बोलेंगे एसिड हाइड्रोलेज। these enzyme these enzyme active at acidic pH, एसिडिक पीएच पर एंजाइम एक्टिव होंगे, hence they are called acid hydrolase, इसलिए इनको एसिड हाइड्रोलेज बोलते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसको एक बार हम डिटेल में उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम हैं। ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम एंजाइम की लिस्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं एंजाइम, सर उस एंजाइम का क्या नाम था जो एसिडिक फेज पे एक्टिव रहता है? एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज। एक तरफ होगा एंजाइम और एक तरफ हो गए सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब पता क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि एंजाइम जिस पर अटैक करेगा, मींस जैसे हमारे पास शुगर, ये है क्या, सुक्रोज है, ठीक है। तो जो सुक्रोज है वो किसका बना हुआ है? वो बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। और सुक्रोज को यदि हमें डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए, कौन सा? सुक्रेज या इन्वर्टेज। इन्वर्टेज या सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज पे अटैक करेगा। तो सुक्रोज हो गया सबस्ट्रेट और इन्वर्टेज या सुक्रेज क्या हो गया? एंजाइम। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे एंजाइम और दूसरी तरफ लिखेंगे सबस्ट्रेट, मतलब वो मॉलिक्यूल जिस पर वो एंजाइम काम करेगा। तो पहला एंजाइम हो गया जैसे न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज ये किस पर एक्ट करता है? इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद एक हो गया आपके पास परमिएज, परमिएज या परमिएज नहीं, परमिएज एंजाइम आगे पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोटीएज एक एंजाइम है, प्रोटीएज। ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये किस पर, इसका सबस्ट्रेट क्या रहेगा? सबस्ट्रेट होगा प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक एंजाइम आपके पास आता है इसके बाद लाइपेज, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? लिपिड। एक आता है आपका फॉस्फेटेज,
और फॉस्फेटेज का जो सबस्ट्रेट है वो हो जाएगा फॉस्फेट लिंक मॉलिक्यूल। फॉस्फेट लिंक मॉलिक्यूल। फॉस्फेट लिंक मॉलिक्यूल में कौन कौन से आते हैं, जैसे एटीपी आता है, जीटीपी आता है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, फॉस्फेट लिंक मॉलिक्यूल हैं। और इसके बाद एक आता है सल्फेटेज। सल्फेटेज, तो ये किसका सबस्ट्रेट क्या होगा, सल्फेट लिंक मॉलिक्यूल। इसमें कुछ प्रोटीन आते हैं। तो इस तरह से कई सारे एंजाइम हो सकते हैं, एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर देखे जाते हैं। और कितने होते हैं, लगभग मैंने आपको बताया 40 से 50 ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो लाइसोसोम में देखे जाएंगे। अब देखिए, जो लाइसोसोम है ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। लाइसोसोम आर मोर फैगोसाइटिक। ये फैगोसाइटिक है। फैगोसाइटिक का मतलब ये एनगल्फ करता है। और ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, लाइसोसोम फैगोसाइटिक रहेगा ये। और ये हमारे लगभग सभी सेल्स के अंदर देखा जाएगा, जो कि क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब देखिए, अब हम इसके इस फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी को देखते हैं, लाइसोसोम की फंक्शनिंग को देखते हैं कि एक्चुअल में जो लाइसोसोम है वो काम कैसे करता है। देखिए, जैसे ये है कोई सॉलिड फूड है ये, और ये हो गया आपका लाइसोसोम, या ये हो गई, मान लीजिए ऐसा नहीं, ये सेल हो गई, ठीक है, ये सेल हो गई। तो सेल क्या करेगा, इस सॉलिड फूड को ये सेल एनगल्फ कर देगा। ये फूड पार्टिकल क्या हो गया, एनगल्फ हो गया ये। और इसको एनगल्फ करने के लिए जो प्रोसेस हुआ उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एनगल्फ कर लिया, तो एनगल्फ करने के बाद क्या दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई देगा ये जो सेल है इसके अंदर ये आ गया फूड वैक्यूल बन गई, ये बन गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जिसको बोला गया है, सॉलिड है तो इसको बोलेंगे फैगोसोम, ठीक है। और इसके अंदर ये देखा जा रहा है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड विद फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल से बाइंड करेगा एंड डाइजेस्ट इट, उसको फूड को डाइजेस्ट कर देगा। और जो बाकी वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या कर देगा, ये रिलीज आउट कर देगा बाहर, सेल उसको रिलीज आउट कर देगा। तो इस तरह से क्या करता है, जो लाइसोसोम है वो अपनी फंक्शनिंग करता है। अब इसी फंक्शनिंग के बिहाफ पे जो ये पूरा मैकेनिज्म अभी है, जो हमने आपको शॉर्ट में समझाया है, इस पूरे मैकेनिज्म को अभी हम एक लार्ज डायग्राम से समझेंगे। ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस पूरे मैकेनिज्म में लगभग हमारे पास 3 तरह के लाइसोसोम इन्वॉल्व होते हैं, और वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अब हम जरा लाइसोसोम के टाइप्स को देखते हैं, और उस टाइप्स के थ्रू हम इस पूरे मैकेनिज्म को भी यहाँ पर समझ लेंगे। तो इस मैकेनिज्म को हम लार्ज करके समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ ध्यान से समझिए,
ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल रहेंगे। सेल ऑर्गेनेल जो इसके अंदर देखे जा रहे हैं उसमें एक हो गया ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये जो लेयर है ये किसकी है? ये लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीनों से क्या बनेगा? इन तीनों से प्रोड्यूस होगा जो लाइसोसोम, उसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। तो मैं एक कॉमन कलर से इस प्राइमरी लाइसोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस कलर से बना रहे हैं, इससे, इससे और इससे, इन तीनों से जो ये बना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। इसको बोला गया है प्राइमरी लाइसोसोम। जो ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसके अंदर जो एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में। प्राइमरी लाइसोसोम में कोई भी एंजाइम एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। दे हैव इनएक्टिव एंजाइम, इसमें इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। और ये किससे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम गोल्गी, और ये जीसी होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसे प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब देखो, अब ये है लिक्विड फूड। लिक्विड फूड हो गया, इस तरफ ये हो गया सॉलिड फूड। और ये फूड जो है ये एनगल्फ कर लिया गया सेल के द्वारा। और जब फूड एनगल्फ होगा, जो सॉलिड फूड एनगल्फ हुआ है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इसको बोला गया फैगोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को बोला गया है इनोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बन गया ये फूड वैक्यूल। ये भी क्या बन गया? फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल में एक में है सॉलिड फूड, एक में है लिक्विड फूड। जिसमें सॉलिड फूड है इसे बोला गया है फैगोसोम, जिसमें लिक्विड फूड है इसे बोला गया है इनोसोम। तो एक तरफ बना है फैगोसोम, एक तरफ दिखाई दे रहा है आपको इनोसोम। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे क्या होगा। अब जो ये प्राइमरी लाइसोसोम है ये इस पिनोसोम के साथ अटैच करके फ्यूज करके ये क्या कर गए? फ्यूज कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे होगा, ये इसके साथ में फ्यूज कर दिया। तो जब ये इसके साथ फ्यूज कर गया, तो फ्यूज करने से जो ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा, इसके अंदर क्या है? ये फूड वैक्यूल आ गया, ये फूड आ गया इसके अंदर लिक्विड फूड आ गया।
इसको बोला जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। या इसको बोलते हैं हेटेरोलाइसोसोम, हेटेरोलाइसोसोम, या इसको एक नाम और दिया गया है डाइजेस्टिव वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। देखिए जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, ये डाइजेस्टिव वैक्यूल होता है, ये इसके अंदर क्या देखा जाता है, इसके अंदर एक्टिव एंजाइम देखे जाते हैं और यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दे हैव एक्टिव एंजाइम, इसमें एक्टिव एंजाइम होंगे और इसमें डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसका बना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं मेड अप ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल। प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल के मिलने से बना है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब ये अपने एंजाइम से क्या करेगा, डाइजेशन कर देगा। डाइजेशन के बाद जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद ये स्ट्रक्चर रह जाएगा बचा हुआ, सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और इसमें क्या बचा, इसमें ये वेस्ट मटेरियल रह गया, अनडाइजेस्टेड पार्ट। तो जिस लाइसोसोम में अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाए उस लाइसोसोम को बोला जाता है टर्शियरी लाइसोसोम। तो इसको बोला जाता है टर्शियरी लाइसोसोम। जो टर्शियरी लाइसोसोम है ये क्या है, ये किससे बना हुआ है, या इसको और नाम भी दिए गए हैं, इसको और क्या बोलते हैं ये लिख देते हैं। टर्शियरी लाइसोसोम को और बोला जाता है रेसिडुअल बॉडी, रेसिडुअल बॉडी भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग टीलोलाइसोसोम, टेलोलाइसोसोम। और ये किससे बना है, ये बना है मेड अप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट देखा जाता है, और ये क्या करेगा, दे excrete out this waste from cell by exocytosis। ये एक्सोसाइटोसिस से इस वेस्ट को सेल से बाहर कर देगा। कैसे करेगा, देखो ये मूव करेगा यहाँ और मूव करके ये क्या करेगा, इन सब को जो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर है, इस वेस्ट को इसने क्या करा, सेल के बाहर रिलीज कर दिया। ये प्रोसेस कहलाया एक्सोसाइटोसिस। तो ये आपको सारे स्टेप क्लियर हो गए। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर से जो लाइसोसोम बना उसको बोला गया प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम बिल्कुल इनएक्टिव होता है, उसके अंदर एंजाइम सारे इनएक्टिव स्टेट में देखे जाते हैं। जब भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, वो फूड वैक्यूल बनाएगा। सॉलिड रहेगा तो फैगोसोम, लिक्विड रहेगा तो पीनोसोम। इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम जाके फ्यूज कर गया। जब इससे प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज कर गया तो आपका बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसके अंदर क्या रहेंगे, एक्टिव एंजाइम रहेंगे, और यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है
वो जिस स्ट्रक्चर में देखा जाएगा उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग टर्शियरी लाइसोसोम। तो ये है आपका टर्शियरी लाइसोसोम। और टर्शियरी लाइसोसोम क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर सेल के बाहर रिलीज कर देगा एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। अब देखिए इस सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेली भी देखे जाते हैं, जैसे जैसे ये है सेल ऑर्गेनेली आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या कुछ अदर ऑर्गेनेलीज हो गए, ये होगा हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो ये वाला लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जब सेल ऑर्गेनेली के साथ फ्यूज हो जाएगा, इनके साथ फ्यूज हो गया ये, तो जब ये सेल ऑर्गेनेली से फ्यूज हो गया इस तरीके से, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, यही सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर देखे जाएंगे। और ये क्या कर देगा, इन सेल ऑर्गेनेली को ही डाइजेस्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी लाइसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाटरनरी लाइसोसोम, या इसको एक नाम और दिया गया है, इट इज कॉल्ड ऑटोसोम या ऑटोलाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम। ये किससे बना है, मेड अप ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्लस सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, और ये क्या कर देगा, ये अपने ही सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट कर देगा। तो दे डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज, ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को इसने डाइजेस्ट कर दिया, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या बना देगा, फिर वही बना देगा ये टर्शियरी लाइसोसोम, जिसके अंदर क्या रहेगा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो रहेगा, और फिर ये भी इस वेस्ट मटेरियल को रिलीज आउट कर देगा बाहर। तो इसने क्या करा, यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम जब सेल ऑर्गेनेली से बाइंड हो गया, तो सेल ऑर्गेनेली से बाइंड होने पर तो सेल ऑर्गेनेली से बाइंड होने पर इसने अपनी ही सेल की सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट कर दिया। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो अपनी ही सेल की सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट कर दे, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही डाइजेस्ट कर देगा, तो सेल में एनर्जी ही नहीं रहेगी, सेल को एटीपी नहीं मिल पाएगी, तो उससे सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए इस तरह के लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग बोलते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक बात, एक कहानी, कि सेल में लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं उसको सुसाइडल बैग, उसका ये रीजन है कि प्राइमरी लाइसोसोम जब अपनी ही सेल ऑर्गेनेली को एनगल्फ कर लेता है और फिर उनको डाइजेस्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है, जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से हम इस सेल को या इस बैग को, इस स्ट्रक्चर को या लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो क्वाटरनरी लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है। लेकिन ये कब होता है, ये प्रोसेस कब होगा, ये जो सुसाइडल बैग वाला केस है ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं देखा जाता। ये कब होता है, जब आवाज कट कट क्या रही है। अब क्लियर आ रही है वॉइस? यस सर। हाँ, तो ये तब होता है, मैंने ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम है, जब ये क्या करेगा, अपनी ही सेल ऑर्गेनेली को एनगल्फ कर लेगा, तो ये अपनी खुद की सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करता जाएगा। तो इसकी जब अपनी सेल ऑर्गेनेली डाइजेस्ट हो जाएंगी, तो उनके डाइजेस्ट होने से क्या होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया सेल का, सेल में एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो सेल क्या होगी, हो जाएगी, मर जाएगा सेल। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। और ये प्रोसेस कब देखने को मिलती है, ये कब करता है अपनी ही सेल को डाइजेस्ट, ये ऑटोलाइसिस क्रिएट करता है जब सेल ओल्ड हो जाती है, या सेल में कोई डिजीज हो गई है, कोई उसमें कमी आ गई है सेल में, सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, या सेल की एज हो गई है बहुत ज्यादा, तब ये अपनी सेल को डाइजेस्ट करता है।
क्योंकि उस सेल को फिर ये खत्म कर देता है, क्योंकि वो सेल खराब हो चुकी है, उसकी एज हो चुकी है, तो ये उस सेल को खत्म कर देगा और उसकी जगह फिर नई सेल हमारी बॉडी में लगातार बनती रहती है, तो ये उस केस में एक्टिव होता है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हमने समझ ली हैं। अब हम इससे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, ये आप सभी ने बना लिया होगा और इसमें आपको एक खास बात और देखने को मिल गई। यहाँ पर आपको देखो लाइसोसोम तो एक ही है, ये बस ये क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म शो कर रहा है अपनी। इसलिए ही हमने बोला था कि जो लाइसोसोम है वो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेज शो करता है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग स्टेज है, प्राइमरी में ये स्टेज शो कर रहा है, सेकेंडरी में एक्टिव शो कर रहा है, टर्शियरी स्टेज में क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ट्राइलाइसोम बना रहा है, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट है, एक ये वाली स्टेज शो कर रहा है। तो अलग अलग स्टेज शो कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। तो इसको रब कर देते हैं और अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं। देखिए, आगे अब हम बात करते हैं, तो यदि हम सेल ऑर्गेनेल की बात करें, तो सेल ऑर्गेनेल जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है किसको, सेल ऑर्गेनेल को। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये बात हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, अब हम इसके कुछ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, वैसे पिछले डायग्राम से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, जो हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात क्या है, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम करता है, या इसको हम बोल सकते हैं इंट्रा सेलुलर स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग का मतलब वही होता है सफाई करना, जो भी इसके अंदर मटेरियल रहेगा उसको डाइजेस्ट कर देना, एंजाइम की हेल्प से उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर से क्या करेगा, सब्सटेंस को एनगल्फ कर रही है सेल, और ये उसको डाइजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन को भी स्टिमुलेट करता है। तो इट स्टिमुलेट दी सेल डिवीजन। ये बात समझने वाली है कि लाइसोसोम जो है वो सेल डिवीजन को कैसे स्टिमुलेट करेगा। तो देखो, लाइसोसोम में आपने क्वार्टरनरी लाइसोसोम पढ़ा है अभी, जो आपका ऑटोफेगोसोम है। ये क्या करता है, ये सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करता है, और जब किसी सेल के सेल ऑर्गेनेली डाइजेस्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब वो सेल कैसी हो रही है, उसकी डेथ हो रही है। तो इसका मतलब बॉडी में क्या है, नई सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ऑटोफेगोसोम स्ट्रक्चर शो करके सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है। तो ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन बाय डाइजेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करके ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेगा। और क्या करता है ये, और ये जो कार्सिनोजेन होते हैं, मींस कैंसर कोजिंग एजेंट होते हैं, उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ कार्सिनोजेन। ये कार्सिनोजेन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा ये और क्या करेगा, ये हार्मफुल पैथोजन से बचाने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजन। ये हमको हार्मफुल पैथोजन से बचाने का काम करेगा। ठीक है, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई।
और जो पीएच होता है सर न्यूट्रलाइज फैक्टर के बाद क्या है? कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। अब देखिए, यदि आप पीएच की बात करोगे कि भाई लाइसोसोम का पीएच क्या होता है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग नोट करके यहाँ पर, पीएच ऑफ लाइसोसोम ये होता है 4 to 4 से 5 के बीच में। लाइसोसोम एक प्रॉपर्टी और शो करता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब वही सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं। तो ऑटोलाइसिस का मतलब होता है it is the cell destruction of lysosome, self destruction of lysosome। और किस लिए होता है? और digesting the entire cytoplasm, entire cytoplasmic content। साइटोप्लाज्म के सारे कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए ये क्या करता है? खुद को खत्म कर लेता है, ठीक है। और ये कंडीशन कब आती है? ये कब होगा? It is done when cell is old, जब सेल ओल्ड हो जाए या फिर उसको कोई डिजीज हो। तो ये बिल्कुल सुसाइडल बैग की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अपने क्या कर रहा है? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही डाइजेस्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोलाइसिस। अब देखो, ये हमने समझ लिया ऑटोलाइसिस। अब आपके पास ना एक टॉपिक आता है इसमें, सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। उसकी मैं एक लाइन लिख देता हूँ, सेल सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में आइडिया हो कि सेल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ये हमारा यहाँ पर लाइसोसोम भी कंप्लीट हो गया। देखिए, एक टॉपिक है, जी हर्षित बोलिए। सर लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे करता है? अभी दिखाया था ना डायग्राम में। मीन्स क्या करेगा? ये जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं उनको एनगल्फ करेगा, एनगल्फ करके उनके ऊपर एंजाइम रिलीज करेगा और उसको ब्रेक कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सेल एनगल्फ करेगी ना उनको, तो सेल जब उन्हें एनगल्फ करेगी तो क्या करेगा? ये उसके ऊपर एंजाइम रिलीज कर देगा, अपने एंजाइम रिलीज करके उसको ब्रेक कर देगा, उसको एनगल्फ नहीं करेगा ये। अब देखिए आगे, हाँ हम बात कर रहे थे किसकी? सेल सर्कुलेटरी सिस्टम की। सेल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सेल सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किनसे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। ये ER से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से और लाइसोसोम से बना हुआ है। और सेल सर्कुलेटरी सिस्टम हमें बताता है सेल में तीनों की कलेक्टिव फंक्शनिंग को हम लोग बोलते हैं सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है आप सभी को? सेल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना, प्रोटीन बनने के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स में गया, वहां जाके उसमें प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट ब्रेक होंगे जो कि क्या बनेंगे? लाइसोसोम बनाएंगे। ER के कुछ पार्ट ब्रेक होंगे जो कि क्या बनाएंगे? लाइसोसोम बनाएंगे। लाइसोसोम क्या करेगा? इन सब्सटेंस को डाइजेस्ट भी कर लेगा, या जो हमारे फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा।
और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये रॉ मटेरियल को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो सारा काम सेल के अंदर चल रहा है, इस पूरी फंक्शनिंग को हम लोग बोलते हैं सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने आपको अलग अलग करके सारी चीजें पढ़ाई हैं। यदि उन तीनों चीजों को, ईआर के फंक्शनिंग को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फंक्शनिंग को और लाइसोसोम की फंक्शनिंग को हम एक जगह कलेक्ट कर दें तो उससे बनता है हमारा सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया ये क्या होता है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वही सारी बातें हैं, मैं वही एक बड़ा सा डायग्राम बना के तीनों चीजें आपको, तीनों के फंक्शनों को आपको एक जगह पढ़ा दूं तो वही हमारा सेल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। क्योंकि मैं तीनों के फंक्शन आपको डिटेल में अलग अलग पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यदि उन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा सेल सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये मैंने सबसे लास्ट में आपको ये बताया सेल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या। अब हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सबसे लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। और एंडोमेम्ब्रेन का जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है वो है वैक्यूल। बात करते हैं हम लोग वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होते हैं? ये नॉन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर देखे जाते हैं। These are non साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ये नॉन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हैं और कहाँ देखे जाते हैं? ये प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। ये सेल के अंदर देखे जाएंगे और इनके ऊपर एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। दे हैव ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। इनके ऊपर एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है जिसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये नाम याद रखेंगे। वैक्यूलर वॉल का नाम यदि पूछता है या वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम यदि पूछता है तो उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट कैसी होती है? ये होती है सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल। यदि हम प्लांट सेल को और एनिमल सेल को वैक्यूल के बिहाफ पे कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे एक तरफ हो गया प्लांट सेल, दूसरी तरफ हो गया एनिमल सेल। इन दोनों को यदि हम वैक्यूल के बिहाफ पे कंपेयर करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं। तो इसमें क्या होगा? वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। इसमें वैक्यूल स्मॉल साइज की होंगी। जो प्लांट सेल होती है उनमें वैक्यूल के नंबर कम होते हैं, तो लेस इन नंबर। और कितने होंगे? लगभग 1 होंगे या 3 हो सकते हैं, 1 से 3 के बीच में रहेंगे। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल के नंबर ज्यादा होते हैं, लार्ज इन नंबर, मोर देन 3 बोल सकते हो। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस होगा इनके अंदर एनिमल सेल प्लांट सेल के वैक्यूल में। अब देखिए वैक्यूल के अंदर, जैसे ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई टोनोप्लास्ट। इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है सारा। तो वैक्यूल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, जितना भी कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट, और सारे कंटेंट को बोलते हैं हम लोग वैक्यूलर सैप। ये कहलाता है वैक्यूलर सैप, या इसको बोलते हैं हम लोग सेल सैप, या टोनोप्लाज्म भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या है? लिक्विड कंटेंट इनसाइड दी टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है उस सबको बोलते हैं हम लोग सेल सैप, या फिर टोनोप्लाज्म, या फिर वैक्यूलर सैप। और इसमें क्या होता है?
दे हैव, इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, इसमें होते हैं आपके कुछ मिनरल्स रहेंगे, मिनरल्स होंगे, सॉल्ट होंगे, इसके अलावा इसमें शुगर रहेगा, मिनरल हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है जी, ऑर्गेनिक एसिड रह सकते हैं, इसके अलावा पिगमेंट हो सकते हैं, इसमें कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं, और कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी इसके अंदर हो सकता है, एटसेट्रा। अच्छा, CO2 भी हो सकती है कुछ अमाउंट में। तो ये सारी चीजें वैक्यूलर सैप में देखी जाएंगी। तो ये हमने बात कर ली वैक्यूलर सैप के बारे में। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल हमारे पास 3 तरह के हैं। फूड वैक्यूल हो सकता है, इसके अलावा एयर वैक्यूल हो सकता है जो बायनेंसी प्रोवाइड कराएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकता है जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, और सैप वैक्यूल, फ्लूइड वैक्यूल हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ फ्लूइड या फिर हम बोल सकते हैं जिसके अंदर आपके ये सॉल्ट वगैरह, प्रोटीन वगैरह देखी जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि जो वैक्यूल है वो कितने टाइप का हो सकता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैक्यूलर टाइप खत्म करके राइबोसोम की शुरुआत करते हैं। तो जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर हाँ कंटिन्यू। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सर वैक्यूल्स प्लांट सेल में ज्यादा बेटा वैक्यूल का नंबर तो प्लांट सेल में कम होता है, एनिमल सेल में नंबर ज्यादा होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। और ओके कोई सर। डाउट किसी का?